आज मैं आपको लेसन 3 करवाऊंगी, संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। अब संश्लेषित रेशे क्या होते हैं बेटा? जो मनुष्य बनाता है उन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। इन्हें हम कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। और प्लास्टिक को तो आप सभी जानते हैं, प्लास्टिक से बहुत सी चीज़ें बनी हैं हमारे आसपास, तो उसी के बारे में इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे हम आज। अब फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं होते। अब प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं बेटा? जैसे पौधे, जंतु, ये हमें प्रकृति ने दिए हैं, तो इनके द्वारा प्राप्त नहीं होते। इन्हें मनुष्य द्वारा बनाया जाता है या मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हम इन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशों की कच्ची सामग्री। अब कच्ची सामग्री क्या होती है बेटा? जैसे आप घर में हलवा बनाते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? जैसे सूजी, घी, चीनी, तो वो क्या हलवे की कच्ची सामग्री है। ऐसे संश्लेषित रेशों की जो कच्ची सामग्री होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? पेट्रो रसायनों से मिलती है, और जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम आदि से बनते हैं। अब जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं बेटा? जो पृथ्वी के नीचे जीव जंतु गल सड़ के दब जाते हैं और वो लाखों वर्ष बाद उससे एक गाढ़ा सा काले रंग का पदार्थ प्राप्त होता है बेटा, उससे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जिनसे हम पेट्रोलियम, गैस, ये बाद में उनको रिफाइन करके बनाया जाता है। अब उदाहरण के लिए है हमारे पास बेटा संश्लेषित रेशों के उदाहरण है। इसमें यहाँ पर पूछा नहीं गया, लेकिन बेटा मैंने आपको बता दिया, अगर आ जाए तो उदाहरण कौन कौन से होते हैं? रेयोन, नाइलॉन, टेरिलीन, डेक्रोन और टेरीन, ये होते हैं इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण। नेक्स्ट है आपका, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। कौन सा उत्तर बेटा इसमें सही है, ये आपको छांटना है। रेयोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, मतलब मनुष्य ने बनाया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है? नहीं, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है? नहीं। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब ये हमें नेचर से प्राप्त हो जाता है बेटा, इसलिए ये एक संश्लेषित रेशा नहीं है। तो इसका आंसर ये रहेगा ख पार्ट, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जा सकता है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं बेटा? मानव निर्मित अथवा कृत्रिम होते हैं। मानव निर्मित मतलब मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, और कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। कृत्रिम का मतलब भी होता है जो बनाए जाते हैं बेटा। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो डैश कहलाता है। अभी आपको बताया था, जो संश्लेषित रेशों की कच्ची सामग्री है वो किससे मिलती है बेटा? पेट्रो रसायन से। किससे मिलती है? पेट्रो रसायन से, ठीक है, और जो जीवाश्म ईंधन से भी प्राप्त होता है। अब नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाते हो, मतलब उसकी मजबूती। जो नायलॉन से चीज़ बनती है बेटा वो बहुत मजबूत होती है। तो जैसे आपने देखा होगा पैराशूट, तंबू, रस्से, ये किससे बनते हैं बेटा? नायलॉन से बनते हैं। पैराशूट बेटा जो आसमान में लेके उड़ जाते हैं, है ना, ऊंचाई से उड़ने के लिए। देखा होगा आपने ये, जब हम कहाँ पर जाते हैं, हिमाचल वगैरह घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर हमें पैराशूट मिलते हैं। अगर हम उड़ाना चाहे तो उड़ा सकते हैं। रस्से तो सबके घरों में होंगे। तंबू जो टेंट लगा देते हैं बेटा, है ना। अब नेक्स्ट है आपका, खाद्य पदार्थों का संचयन। संचयन मतलब इकट्ठा करने हेतु प्लास्टिक पात्रों, पात्र मतलब बर्तन, के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। अब हम खाद्य पदार्थ जो होते हैं बेटा वो संचयन जो है, हम इनको इकट्ठा क्यों करते हैं प्लास्टिक पात्र में, तो इसके करने के 3 लाभ बताने हैं हमें। खाद्य पदार्थ संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के लाभ क्या है बेटा? एक तो फर्स्ट है, यह है भोजन, पानी और वायु से क्रिया नहीं करते हैं। कौन? प्लास्टिक पात्र भोजन, पानी और वायु से क्रिया नहीं करते हैं। यह मजबूत और हल्के होते हैं। देखा है ना बेटा आपने, प्लास्टिक की चीज़ कितनी हल्की होती है, और अगर आप लोहे की चीज़ लो तो कितनी भारी होती है। और यह विभिन्न आकार, रूप और रंग में उपलब्ध है। और प्लास्टिक के खिलौने देखे हैं बेटा आपने, कितने रंगों में होते हैं ना। तो ये क्या है, इसके फ़ायदे हैं। एक तो विभिन्न आकार, आकार मतलब शेप इसकी, और रूप इसकी बनावट, हम कुछ भी शेप इसको दे सकते हैं, और रंग अलग अलग रंग में ये उपलब्ध है।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये फ़र्क होता है बेटा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब थर्मोप्लास्टिक बेटा पहले मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। इसमें होता है आपका जैसे पोलोथीन होता है जो आप रोज़ देखते हो घरों में, है ना, पोलोथीन होता है। और आपका ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल है। और इसमें आपके जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसमें विद्युत प्लग है बेटा, घर पे देखते हो ना आप, स्विच देखते हो, बिजली के जो प्लग होते हैं, स्विच होते हैं, प्लग बोर्ड होते हैं, फ्राई पैन के हत्थे जो आपकी मम्मी घर में पतीला यूज़ करती है दूध के लिए, चाय के लिए, उन पतीलों के हत्थे, है ना। और फ्राई पैन जिसमें हम क्या करते हैं, छोंक लगाते हैं। और जैसे आपके कुकर के हत्थे, ये सारी चीज़ किस में आती है बेटा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। तो अब आपको समझ आ गया होगा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर होता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है बेटा। अब इसके बारे में हम बताएंगे आपको। थर्मोप्लास्टिक ये आसानी से मुड़ सकता है, पोलोथीन आप बेटा कैसे भी मोड़ सकते हो। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है ये आसानी से मुड़ नहीं सकता। अब आप देखते हो बेटा हैंडल जो लगा दिए जाते हैं, हैंडल पे जो प्लास्टिक का लगाया जाता है वो क्या मुड़ सकता है, आसानी से नहीं मुड़ सकता ना बेटा। गर्म करने पर इसका आकार बदल जाता है। पोलोथीन आप देखते हो गर्म करते हैं तो सिकुड़ जाती है ना। और ऊष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे आप कुकर में सब्जी बना रहे हो बेटा, तो अगर वो गर्म हो गया कुकर, तो लो एल्युमिनियम का होता है वो तो गर्म हो गया, लेकिन उसका जो हत्था है जहाँ से आप पकड़ते हो वो गर्म नहीं होता ना बेटा। इसलिए तो इस पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं होता। ऊष्मा मतलब गर्मी। इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। पॉलीथीन का हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। और जो इसका होता है बेटा पुनः उपयोग नहीं होता है। एक बार ख़राब होने के बाद इसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। जैसे पीवीसी पॉलीथीन गर्म करने पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको किसी भी शेप में बदल सकते हैं। सांचे में ढालना मतलब किसी भी शेप में बदल सकते हैं। और जो आपके हत्थे होते हैं, जैसे आपके प्लग बोर्ड होते हैं, इनको गर्म करने पर केवल एक बार ही सांचे में ढाला जा सकता है। मतलब गर्म करेंगे तो एक बार ही बदल सकते हैं, बार बार नहीं बदल सकते बेटा इसको। और इसके उदाहरण हैं जैसे बैकलाइट, मेलामाइन। और ये मैंने आपको घर से एग्जाम्पल बता दिए हैं जो आप रोज़ यूज़ करते हो। ठीक है बेटा, तो ये था आपका अंतर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। नेक्स्ट है आपका समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। डेगची के हत्थे, डेगची मतलब बेटा डेगची जो आपने घर में देखी होगी, एक तो पतीले होते हैं और एक डेगची होती है। तो हत्थे जैसे कुकर के हत्थे भी ये क्यों बनाते हैं, जिससे हम पकड़ते हैं बेटा वो हत्थे होते हैं। किसी चीज़ को जो हम पकड़ते हैं जिस चीज़ से वो हत्थे हैं, है ना। विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। अब ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अभी आपको मैंने एग्जांपल में बताया था, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं बेटा। अब ये कह रहा है कि इनको इससे ही क्यों बनाया जाता है। अब डेगची के हत्थे देखो बेटा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक अग्नि और ऊष्मा को सह लेते हैं। एक तो बेटा इससे हमें क्या होता है, करंट नहीं लगता है जब हम इसके बनाते हैं इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। और एक ये जब हम इसको गैस पे गरम करते हैं या चूल्हे पे गरम करते हैं तो बेटा उसमें क्या होती है, ऊष्मा नहीं आती है। और हम क्या करते हैं, ऊष्मा से ये गर्म नहीं होते हैं और फिर हम उसको आसानी से पकड़ लेते हैं। अगर देखो बेटा ये गर्म हो जाए तो हम पकड़ नहीं पाएंगे ना। तो ये क्या है, विद्युत मतलब ये अपने में से बिजली को भी पास नहीं होने देते। कुचालक मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो उसके। अग्नि मतलब आग और ऊष्मा मतलब गर्मी। ये सब चीज़ों को सह लेते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हम इसको आराम से पकड़ सकते हैं। इसलिए डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ऐसे ही बेटा विद्युत प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड के बारे में बात है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत कुचालक और चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी मतलब देर तक सही रहते हैं ये, है ना। चिर मतलब लंबे समय तक, स्थायी जैसा बनाया वैसे ही रहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते में वर्गीकृत कीजिए। अब आपको बेटा ये कुछ पदार्थ दिए हैं, इनमें से हमें छांटना है कि किन को हम पुनः चक्रित कर सकते हैं और किन को नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार बनाने के बाद किसको हम दोबारा बना सकते हैं और किसको नहीं बना सकते। तो पुनः चक्रित किए जा सकते हैं बेटा, इसमें ये आएगा आपका प्लास्टिक खिलौने। इनको हम पुनः चक्रित कर सकते हैं, दोबारा से इनको पिघलाकर, गर्म करके पिघलाकर और दूसरी शेप में बदल सकते हैं। सामग्री लाने वाले थैले
होते हैं ना बेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, सामान लाते हैं बाज़ार से, और बॉल पॉइंट पेन, जो आप पेन यूज़ करते हो सिक्के वाला पेन, बॉल पॉइंट पेन कहलाता है बेटा। प्लास्टिक के कटोरे जो आजकल आप बेटा देखते हो भंडारे में यूज होते हैं, कटोरे कटोरियाँ है ना, ये प्लास्टिक के बने होते हैं, और प्लेटें भी होती है। तो इनको प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण हैं। विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण मतलब बेटा जिसको तार के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक हम लपेटते हैं वो प्लास्टिक आवरण होता है। एकदम तार को छुओगे तो क्या होगा बेटा, करंट लग जाएगा ना, इसलिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, प्लास्टिक का कवर चढ़ा देते हैं, जो काले रंग का आपने देखा होगा हर तार पे चढ़ा होता है ना। आजकल तो कलरफुल तारे भी आने लगी, अलग अलग रंग के भी चढ़े होते हैं, ग्रीन कलर की भी आपने देखा होगा, बिजली वाले लगा के जाते हैं गलियों में, है ना। अब पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, जैसे टेलीफोन यंत्र, ये क्या हो जाता है बेटा, टाइट हो जाता है, जैसे हत्थे होते हैं, कुकर के हत्थे होते हैं। विद्युत स्विच, इनको हम दोबारा से कुछ भी इनसे नहीं बना सकते, एक बार ख़राब होने के बाद ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। अब राणा गर्मियों के लिए, राणा किसी बच्चे का नाम है बेटा, गर्मियों के लिए कमीज़ें खरीदना चाहता है। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, कमीज़ें खरीदना चाहता है। उसे सूती कमीज़ें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित। संश्लेषित बेटा आपको बताया था, जैसे रेयन, नायलॉन, है ना, ये होती हैं। और सूती तो आपने सबने देखा ही है, आप पहनते हो, जिसको हम कॉटन कहते हैं बेटा, है ना। कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। अब राणा को आप बताइए कि उसे सूती खरीदनी चाहिए या संश्लेषित। तो राणा को कैसी खरीदनी चाहिए बेटा, आपको पता ही होगा, सूती कमीज़ें खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूती कमीज़ें छिद्र युक्त होती है, तो उनमें से हवा आर पार होती रहती है बेटा, तो इसलिए हमें गर्मी नहीं लगती, उसमें छेद छेद होते हैं बेटा। और क्या होता है, सूती कमीज़ें पसीना सोखकर शरीर को सूखा रखती है। उसमें से क्या होता है बेटा, जो हमें पसीना आता है उसको सोख लेती है वो, और हमारे शरीर को सूखा रखती हैं। जबकि संश्लेषित कमीज़ें ना तो पसीना सोखती है और ना ही छिद्रयुक्त होती हैं। ना तो वो पसीना सोखती है और ना ही उनमें छेद होते हैं बेटा कपड़े में। तो इसलिए क्या होता है, उससे हमें बहुत गर्मी लगती है। इसलिए हमें गर्मियों में क्या करना चाहिए बेटा, सूती कमीज़ें ही पहननी चाहिए। गर्मियों में क्या, दूसरे मौसम में भी हमें सूती कमीज़ें ही पहननी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। अब प्लास्टिक असंक्षारक है, क्यों? क्योंकि यह हवा, पानी आदि से क्रिया नहीं करता, और मतलब यह संक्षारक नहीं है। जो बेटे किसी चीज़ से क्रिया कर जाते हैं, जैसे आपने लोहे को देखा है, अगर वो बाहर पड़ा रहे नमी में, नमी ना भी हो बेटा, तब भी उस पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। अब हमारे जो वायुमंडल में है नमी उपस्थिति रहती है बेटा, क्योंकि सब चीज़ों से वाष्प जो है, वो जल जो है वाष्प बनकर उड़ता रहता है, इसलिए जो जल वाष्प है हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। जो लोहा होता है बेटा, वो हवा पानी से क्रिया कर लेता है और उस पर जंग लग जाता है, लेकिन प्लास्टिक ऐसे नहीं है, वो हवा पानी से क्रिया नहीं करती है। जैसे उदाहरण के लिए विभिन्न रसायन प्लास्टिक बोतलों में संचयित किए जाते हैं। जैसे आप देखते हो बेटा, कोका कोला, फैंटा, ये जो होते हैं विभिन्न रसायन, ये क्या होते हैं, प्लास्टिक बोतलों में डाले जाते हैं ना, और फिर बेचे जाते हैं। अब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा जो प्लास्टिक बोतलों में रखी जाती है। जैसे मुरब्बा देखा होगा, वो तो कांच के में भी रख सकते हैं हम, है ना। और भी जो बहुत सारी चीज़ें होती है वो प्लास्टिक बोतलों में रखते हैं। पानी प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है, ये तो बेटा आप स्कूल में भी लेके आते हो पानी, है ना। और फ्रिज में भी प्लास्टिक की बोतल में हम पानी भर के रखते हैं। और अचार और खाद्य पदार्थ प्लास्टिक पात्रों में भंडारित किए जाते हैं। अब अचार भी देखा होगा बेटा आपने, मम्मी किस में रखती है, प्लास्टिक के बर्तनों में। और खाद्य पदार्थ खाने के लिए हम जैसे ड्राई फ्रूट भी लाते हैं तो वो प्लास्टिक में रखते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। और दाल वगैरह, चावल, ये कच्ची सामग्री भी किस में रखते हैं, प्लास्टिक के डब्बों में रखते हैं ना बेटा। अब नेक्स्ट है आपका, क्या दांत साफ़ करने के ब्रश का हैंडल, दांत साफ़ करने के लिए ब्रश का यूज़ करते हैं बेटा, जिसको हम इंग्लिश में ब्रश कहते हैं, हिंदी में ब्रश कहते हैं, का हैंडल और शूक ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए। अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। अब ब्रिस्टल क्या होते हैं बेटा, जो आगे आप जिससे कोलगेट करते हो ना, एक तो हैंडल होता है जिसको पकड़ते हो, और जिससे कोलगेट करते हो जो आपके मुंह के अंदर जाते हैं वो होते हैं सूक।
या ब्रिस्टल कहते हैं उनको हम, ब्रश के क्या होते हैं वो सूक या ब्रिस्टल होते हैं। अब ये कह रहा है क्या हैंडल और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाए जाना चाहिए, तो नहीं होता ना बेटा ऐसा। अब यहाँ आपको हम उत्तर में बताते हैं, जो सूक होता है वो दांतों की सफाई के लिए है, जबकि हैंडल सहारे के लिए है, मतलब पकड़ने के लिए है। अब सूप कैसे होने चाहिए बेटा, नरम होने चाहिए, लचकीले होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, नरम, लचकीले। लचकीले मतलब ऐसे जिसको इधर से उधर किया जा सके। अब दांतों पे लगाएंगे तो वो इधर उधर घुमाने होते हैं ना बेटा हमें। और नरम का मतलब सॉफ्ट होता है। मजबूत होने चाहिए बेटा, दृढ़ मतलब, जबकि हैंडल सख्त और मजबूत होना चाहिए। इसलिए ब्रश का हैंडल और सूक विभिन्न पदार्थों के बनाने चाहिए, मतलब विभिन्न का मतलब अलग अलग पदार्थों के बनाने चाहिए। अब देखा है ना बेटा आपने, हैंडल और जो सूक होता है वो एक जैसी चीज़ का नहीं बनता ना। सूक मतलब जिससे हम ब्रश करते हैं, जो हमारे दांतों के अंदर हम उसको हिलाते हैं, ऐसे दांतों के ऊपर हिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह कीजिए। कथन पर सलाह करनी है। प्लास्टिक एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, ये आप सबको पता है, परंतु यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ना तो यह जल्दी जलता है और ना ही प्राकृतिक जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित होता है। अपघटित का मतलब क्या है बेटा, जीवाणु उसे खा खा कर क्या कर देते हैं, भुरभुरा कर देते हैं, बिल्कुल उसको ख़त्म सा ही कर देते हैं। आप देखते होंगे जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, कोई मर जाता है, कोई छोटा मोटा जीव आपने देखा होगा, या कुत्ते जो सड़कों पे मर जाते हैं, उनको अगर आप कई दिन के बाद देखोगे तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवाणु उसे खा खा कर बेटा बिल्कुल मिट्टी के रूप में ही बदल देते हैं। वो होता है अपघटित होना। अब पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो कम करना चाहिए। तो किसका उपयोग कम करना चाहिए बेटा, प्लास्टिक का, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। 13 क्वेश्चन है आपका, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। अब संश्लेषित रेशे जो होते हैं बेटा, उनका जो निर्माण हम करते हैं, मानव जो उसका निर्माण करता है, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में, तो वास्तव में ये वनों के संरक्षण में कैसे सहायक हो रहा है बेटा। देखो, प्राकृतिक रेशे आपको बताया था प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं, जैसे हमें पेड़ों से, पौधों से, जंतुओं से, परंतु संश्लेषित रेशे किससे तैयार किए जाते हैं, दूसरे पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। इसलिए संश्लेषित रेशे प्राकृतिक उपज पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, हमें इसके लिए पेड़ नहीं काटने पड़ रहे हैं, है ना। अब पेड़ नहीं काटेंगे तो हमारे वन सुरक्षित रहेंगे। संरक्षण मतलब होता है उनका बचाव, तो वन बचे रहेंगे हमारे। अतः संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में असलियत में वनों के संरक्षण में सहायक है, क्योंकि बेटा संश्लेषित रेशे के लिए हमें पौधों की ज़रूरत नहीं है, जंतुओं की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही बनी रहेंगी, तो इसलिए ये वनों के संरक्षण में सहायक है। अब नेक्स्ट है आपका, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक मतलब बेटा उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं बेटा। कुछ थर्मोप्लास्टिक की वस्तुएं लीजिए, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन, ये आप चीज़ें लीजिए बेटा। चित्र में दर्शाए परिपथ को पूर्ण कीजिए। ये दिख रहा है बेटा यहाँ पे चित्र आपको, ये हमारे पास यहाँ पर बल्ब है, ये हमने सेल लगाया है, और जो ये दिख रही है बेटा ये सारी जो है आपकी वायरिंग है, तांबे की तार हम यूज़ कर रहे हैं। ये दिख रहा है बेटा, ऐसे ऐसे हमने एक परिपथ लगाना है, और फिर हम क्या करेंगे, परिपथ को पूर्ण करना है, और दोनों टर्मिनलों के बीच नायलॉन का टुकड़ा रखिए। ये टर्मिनल दिख रहे हैं बेटा, एक टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, यहाँ पर हम जो नायलॉन का कपड़ा लेंगे उसको रखेंगे इन टर्मिनलों के बीच में। नायलॉन का, यदि तांबे की बल्ब प्रकाशित हो जाए, तांबे की बल्ब नहीं है बेटा, यदि बल्ब प्रकाशित हो जाए, ये तांबे की तार है
और यहाँ लिखेंगे यदि बल्ब प्रकाशित हो जाए तो समझ ले कि ये विद्युत का सुचालक है। नहीं तो क्या है बेटा, ये कुचालक है, क्योंकि जो सुचालक होते हैं बेटा उनमें से विद्युत प्रवाहित हो जाती है, और अगर विद्युत प्रवाहित हो गई तो बल्ब क्या होगा, जल उठेगा, दीप्त हो जाएगा। जलने को कहते हैं दीप्त होना, प्रकाशित होना। अब यह क्रिया अन्य पदार्थों के साथ दोहराएं। अन्य पदार्थ बेटा हमने क्या क्या लिए थे, जैसे हमने पॉलीथीन लिया, पीवीसी लिया, नाइलॉन लिया। अभी सबसे पहले हमने नाइलॉन को रखा, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम कोई भी रख सकते हैं बेटा, जैसे पॉलीथीन को रख सकते हैं, पीवीसी को रख सकते हैं। इस जगह के बीच में, इन दोनों टर्मिनलों के बीच में, ये दिख रहे हैं 2 टर्मिनल, इनके बीच में हम फिर पहले हमने नाइलॉन को रखा और फिर हम पीवीसी रखेंगे, पॉलीथीन रखेंगे, ऐसे अलग अलग बार करके देखेंगे। तो जिन पदार्थों से, जिनके रखने से बल्ब प्रकाशित नहीं होता तो वो क्या है बेटा, कुचालक है। और जिनसे बल्ब प्रवाहित हो जाता है, जिनसे बल्ब प्रकाशित हो जाता है, इसका मतलब वो विद्युत के सुचालक हैं। तो अब आपने देखा किसी भी पदार्थ से बल्ब प्रकाशित नहीं होता। जो हमने 4 पदार्थ लिए थे बेटा, पॉलीथीन, पीवीसी, नाइलॉन और पॉलीस्टोन, इन किसी से भी बल्ब प्रवाहित नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक जो है विद्युत का कुचालक है, मतलब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ओके बेटा, बाय बाय। ये आपका बना हुआ है थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक। हमने इससे किससे सिद्ध किया, क्रियाकलाप से। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय।